अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और हमारे साथ हैं मेजर जनरल अश्वनी सिवाच सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे जो आपका दुबई में जो एक प्लेन क्रैश हुआ है, जो फाइटर जेट हुआ है, बहुत अफसोस हुआ उसके ऊपर। और स्पेशली जो पायलट थे, मुझे तो उनका जो है वो फाइटर जेट से भी ज़्यादा दुख है, क्योंकि जाहिर है कि सालों लगते हैं इस तरह का फाइटर प्लेन चलाने वाले पायलट को तैयार करने में, और जाहिर उनकी फैमिली और उनके सब कोलीग्स वगैरह सभी के लिए साथ जो है बहुत मुझे अफसोस है कि ये हादसा हुआ। लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि आगे किस तरह से इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं या इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं या जो क्रैशेस होते हैं उनको रोका जा सकता है? और देखो आरजू, एक समझना पड़ेगा ये कि जो हुआ है अभी तेजस मार्क 1A है, और ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। वर्ल्ड का फोर्थ जनरेशन में ये कह सकते हो आप, बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। ये सिंगल इंजन है, और इसमें दो तीन खूबियां ये हैं कि इसमें 70 से 75% जो इक्विपमेंट है वो भारत ने खुद बनाया है। और इसका जो इंजन है वो हम अमेरिका से लेते हैं, जो G404 इंजन है। और ये सच्चाई है कि जब आप ऐसा एयर शो में हिस्सा लेते हैं तो आप एयरक्राफ्ट को एक्सट्रीम लिमिट में ले जाते हैं, क्योंकि आप एक्रोबैटिक एयरोबैटिक देते हैं। वर्ल्ड के काफ़ी डीलर्स आए होते हैं, वो देखते हैं एयर शो को। तो ये 5 दिन का एयर शो था दुबई के अंदर। और अगर आप देखें कि 4 पहले दिन इसकी बहुत ज़्यादा जो एविएशन एक्सपर्ट थे प्रभावित थे, वो इस एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहते हैं। और इसकी डिमांड करीब 17 देशों से पहले आ चुकी थी। इसके अंदर साउथ ईस्ट एशिया के हैं, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, और उसके बाद मलेशिया ने भी कुछ इंटरेस्ट दिखाया था। फिर आप लेटिन अमेरिका में भी। उसकी वजह यह है कि ये बहुत ही फोर्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके पावरफुल इंजन है, स्पीड इसकी बहुत है। और ये क्योंकि ये मेन्यूवर बड़ा अच्छी तरीके से कर सकता है, तो ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये आपका एयर डिफेंस में भी है, ये ऑफेंसिव एक्शन भी करता है, डिफेंसिव एक्शन भी करता है। तो अब ये जो हादसा हुआ है, ऐसा लगता है कि अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट कारण तो नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। मगर क्या होता है कि आप लो एल्टीट्यूड पे जब एक्रोबैटिक्स करते हैं, लूप लेते हैं, तो फिर आपको जी जो नेगेटिव जी है उससे निकलना पड़ता है, वो हो जाती है कई बार। तो ऐसा लगता है दिखने में कि कहीं ना कहीं जो कि क्योंकि लो एल्टीट्यूड जो लूप था और वो एक्रोबैटिक्स कर रहे थे, तो हो सकता है उसमें से वो निकल नहीं पाए हों, और ये इस प्रकार से हादसा हुआ है। क्या इसमें कोई और टेक्निकल कोई कमी आ गई है या कोई पायलट एरर है, वो तो इन्वेस्टिगेशन ही के बाद पता चलेगा। मगर मैं इसको सेटबैक नहीं समझता। हाँ, ये है कि भारत का एक एयर वॉरियर जिसको हम सल्यूट करते हैं, विंग कमांडर सियाल, वो इसके अंदर शहीद हुए हैं, और हमें उसके फक्र है, क्योंकि वो ग्रीन मास्टर पायलट थे। और मगर ये सच्चाई है, ये कोई खास बड़ा सेटबैक नहीं है। हमारा जो एक प्रकार दूसरा जो गए हुए थे एयरक्राफ्ट, उन्होंने फिर आगे भाग लिया है। तो मैं यही कहूँगा, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, मगर ऐसे हादसे होते रहे हैं। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं आरजू, ये 2000 अभी करीब करीब इसको 25 साल हो गए हैं सर्विस में। ये सेकंड एयरक्राफ्ट है जो कि एक्सीडेंट हुआ है। ये एक एक्सीडेंट है, क्योंकि दूसरे एयरक्राफ्ट आप F-16 देख लें, आप बाकी यूरोफाइटर देख लें, आप सुकोई 57 देख लें, J-35 देख लें चीन का, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे उनमें भी काफी हादसे हुए। और वो तो नॉर्मल है, ये तो एयर शो था। जब एयर शो में आप एयरक्राफ्ट को एक्सट्रीम लिमिट पे ले जाते हो, क्योंकि आप प्रभावित करना चाहते हो जो एविएशन एक्सपर्ट है, तो ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि तेजस मार्क 1 अल्फा एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, और हम इसके बाद तेजस मार्क 2 की तरफ जाएंगे, जिसमें इंजन 414 लगेगा। इसके अंदर एवोनिक्स बहुत अच्छे थे, रडार बड़े नए किस्म का लिया था। इसका जो पायलट शूट है वो भी 5th जनरेशन टाइप था। तो दुख है, मगर ये कोई सेटबैक नहीं है। लॉन्ग टर्म में
ये तेजस मार्क 1 अल्फा और 2 की मार्केट बरकरार रहेगी और इसको दूसरे देश भी खरीदेंगे। आरजू। बिल्कुल ऐसे ही सर, और जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे भी जो अफसोस है वो मुझे भी जो है वो पायलट जो थे उनका अफसोस है कि उनकी जान गई है। बाकी तो चीजें तो सर इस तरह की हो जाती हैं कभी कभार। लेकिन सर अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाएं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जो है वो कहा है कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में उन्होंने वॉर रुकवा दी है। इसके सब की स्टेटमेंट्स वो देते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखें तो वो तो एक दूसरे के ऊपर फिर ही वही बात कर रहे हैं कि हम तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हैं, फिर अटैक हो सकता है। भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हर दूसरे दिन यही स्टेटमेंट देते हैं कि भारत अटैक करने वाला है। अफगानिस्तान के बारे में कम बात करते हैं जहां से ऑलरेडी अटैक्स चल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई अटेंशन डाइवर्ट कराना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी, या ये वाकई में उन्होंने जो है ये वॉर रुकवा दी थी? देखो, इस पर कोई शक नहीं कि इस लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना है। वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने 8 जो युद्ध रुकाए हैं, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो कोंगो रवांडा की बात करते हैं। वो कहते हैं इजराइल और ईरान की लड़ाई रुकवाई है, इजराइल और हमास की लड़ाई रुकाई है, कंबोडिया और थाईलैंड की, आर्मेनिया अजरबैजान की है, कोसोवो सरेबिया की है, और उसमें वो भारत और पाकिस्तान का भी नाम लेते हैं। मगर ये हमने काफी बार क्लेरिफाई किया है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जो शुरू हुई थी इसका मुख्य कारण आपको पता है, पहलगाम में जो 22 अप्रैल को 26 निहत्थे लोगों को मारा गया था, वो भी धर्म पूछ के। तो बहुत दुख की बात है, और भारत ने इसका जो मन बना लिया था, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वही था। और वो हमने 6-7 की रात को जो नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो कि हेडक्वार्टर भी थे लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के आपके मुदीरका में, भावलपुर और मुजफ्फराबाद में हमने नष्ट किए। उसके बाद करीब 100 से 150 आतंकवादी मारे गए। उनकी जो मसूद अजहर जो जैसे मोहम्मद का लीडर है, उसकी ऑलमोस्ट 14 फैमिली पूरी खत्म होगी। तो ये सच्चाई है, भारत आगे नहीं चाहता था, मगर पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की। जो पलटवार हमारा जो मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम था वो पुख्ता था, उसने उसको रोक लिया। तो हमने इसका जवाब तो देना ही था। तो रात 9-10 को जिस प्रकार से हमने 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, चाहे वो नूर खान थी, सरगोदा थी, रहीम यार खान थी, या आपका जोकोबाबाद था, या स्कार्दू था, तो ये सच्चाई है कि बहुत नुकसान हुआ है। वहां पर एवेक्स भी था जो कि एक प्रकार से एयरफील्ड पे था, वो भी गया। नूर खान और सरगोदा में तो बोलते हैं कहीं ना कहीं ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के भी बहुत नजदीक था। तो मैं ये कहता हूं कि इसको देख के पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है वो उन्होंने रिक्वेस्ट की भारत के डीजीएमओ से कि ये लड़ाई को बंद किया जाए। और मुझे लगता है पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था 4 दिन की लड़ाई में। तो ये लड़ाई इसलिए रुकी है, इसका डोनाल्ड ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है, भारत ने इसको क्लेरिफाई किया। अब हम कहते हैं कि भाई हम तो कह रहे हैं कि ये नहीं रुकी, तो पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है? देखो, पाकिस्तान को आइसोलेट कर रखा था यूएस ने। डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में उसने पाकिस्तान को बोला था कि पाकिस्तान ने हमें डबल क्रॉस किया है, $33 बिलियन पैसा हमने दिया पाकिस्तान को मदद के तौर पर। वो पैसा सारा का सारा तालिबान के पास गया काफी हद तक, और तालिबान उनके साथ लड़ रहा था। और उसने जो मिलिट्री एड होती थी $40 मिलियन की, वो भी बंद कर दी। तो उनको लगता है कि भाई अब मौका है, इसका फायदा उठाया जाए। तो उन्होंने कहा हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ये लड़ाई के अंदर योगदान दिया था रुकने के लिए। और इसके अलावा उनको मौका मिला, वो क्रिप्टो करेंसी जो कि एक बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की, उसमें बोला हम बात लेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो अमेरिका आए और बलूचिस्तान के अंदर उसको आप एक्सप्लॉइट करें। पासनी जो आइलैंड है उसको देने को लिए तैयार है। देखो, पाकिस्तान डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है। आप देखें, जब अल जवाहिरी मारा गया था काबुल के अंदर, जो अलकायदा का लीडर, तो उस समय भी जो ड्रोन्स थे वो पाकिस्तान से उड़े थे। तो पाकिस्तान अपनी बेसिस देने को भी तैयार है अमेरिका को, और वो पासनी आइलैंड भी। कल को ईरान के साथ कुछ होता है अमेरिका का, उसका भी इस्तेमाल करेगा अमेरिका पाकिस्तान का। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को ऐसा लगा ये मौका है। और आप देखें जनरल आसिम मुनीर, जिसको अभी फील्ड मार्शल बना दिया पाकिस्तान ने, वो एक सूटकेस ले जाके एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी देश के मैंने तो देखा नहीं
जो कि सूटकेस ला के प्रेसिडेंट के सामने खोल रहे हैं। ये काम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नहीं होता। मगर मैं यही कहूंगा कि जो भी कार्रवाई हुई है उसमें कोई भी योगदान नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी युद्धों में लड़ाई रुकाने में कितना हाथ है तो ये डिस्कशन का एक चैप्टर है, मगर मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई भारत और पाकिस्तान की लड़ाई रुकाने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं है। आरजू, लेकिन सर जैसे भी लड़ाई रुक गई, आपके ख्याल से ये आगे सिलसिला चलता रहेगा, रुकी रहेगी? आपको लग रहा है कि जिस तरीके के स्टेटमेंट दोनों कंट्रीज की तरफ से जा रही हैं, पाकिस्तान में भी सर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम टीवी पर किसी अपने पॉलिटिशियन को या इवन आर्मी चीफ समेत हर एक के स्टेटमेंट जो आते हैं वो इसी तरह के आते हैं कि जी हम भारत के लिए तैयार हैं, और इसी तरह का कोई ना कोई स्टेटमेंट आपके यहाँ से भी आता है। तो क्या दोनों कंट्रीज इस वक्त भी लड़ने के लिए ही बैठी हैं? ऐसा नहीं है कि अब अमन हो गया है और अब कोई और तरीके से जो इश्यूज हैं उसे सॉल्व किया जाएगा? हाँ देखो, बात सच्चाई है कि भारत ने तो ये बताया है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ये फौज है और ये डिपेंड कर सकता है पाकिस्तान पे। तो अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं रोकेगा और आतंकवादी घटनाएं भारत में कराने की कोशिश करेगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत क्लियर कर दिया है, एनी एक्ट ऑफ टेरर एक्शन विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। और आप अगर ये देखें, भारत जो बार बार इसको कह रहा है, भारत ये नहीं चाहता कि किसी पे हमला करे। आज तक भारत ने किसी देश पे हमला नहीं किया। जितने भी युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान ने पहले हमला किया। वो अलग बात है, पाकिस्तान हर एक युद्ध में हारा है। तो ये सच्चाई है कि भारत युद्ध नहीं चाहता, ये डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं रोकेगा और वो कुछ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी भारत में कराने की कोशिश किया जाएगा तो इसका जवाब तो भारत देगा। अब बात आती है जो कि अब रेड फोर्ट के सामने एक हादसा हुआ है जिसके अंदर सुसाइड बॉम्ब के कारण करीब के 12 से 14 के करीब लोग मारे गए हैं। तो वहां पर भी अगर आप देखें, वो हम मानते हैं वो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, उसके अंदर कुछ डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लोकल्स भी हैं, कुछ कश्मीर के हैं, मगर ये सच्चाई है इनकी तारें जुड़ी हुई हैं टर्की से। ओकासा नाम का जो इनको हैंडल करा था और उसकी तारें जुड़ी हैं आईएसआई से, पाकिस्तान में जो उसका जैसे मोहम्मद का हैंडलर था। तो ये सच्चाई है कि अगर पाकिस्तान ऐसी कार्रवाई कराता रहेगा और पाकिस्तान सोचेगा भारत इस पे एक्शन नहीं लेगा तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी भूल होगी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, अगर वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है तो उसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकना पड़ेगा। वो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों का साथ छोड़। देखो, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क कर रहा है। और वो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि भैया आप घर में सांप ना पालें और ये सोचेंगे आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो आसमान से तो गिरा नहीं, वो पाकिस्तान के मदरसों से पैदा हुआ है। और अभी भी पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। भारत की तरफ जो टेररिस्ट भेजता है उनको गुड बोलता है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के अभी भी कहते हैं कि 270 से 280 तक तो उनके लॉन्च पैड में बैठे हैं और करीब 1,500 से 2,000 उनके ट्रेनिंग एरिया में। तो वो कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन लेते उन पे? अगर वो टीटीपी को वो आतंकवादी बोलते हैं तो इनको भी बोले कि गुड और बैड टेररिस्ट में। तो मैं ये कहूंगा, भारत ने इस साफ सुथरे शब्दों में पाकिस्तान को वार्न किया है कि अगर वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं बंद करता तो फिर भारत इसका जवाब दे सकता है। मैं पर्सनली नहीं चाहूंगा कि ये लड़ाई होनी चाहिए। भारत नहीं चाहता किसी देश पे युद्ध करना, भारत शांति चाहता है। क्यों? क्योंकि भारत को पता है कि जब युद्ध होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई देखें, दलदल में फंस गए हैं दोनों देश। और भारत जो है 2047 तक एक प्रकार से डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी इकोनॉमी 8 से 9% डेवलप करे और हम उसकी तरफ जा रहे हैं जो कार्रवाई। मगर अगर लड़ाई होती दो देशों के बीच में तो इसकी इकोनॉमी तो दोनों देशों की इफेक्ट करेगी। तो भारत नहीं चाहता ऐसा लड़ाई का माहौल पैदा हो। यह डिपेंड करता पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने की कोशिश करेगा और यहाँ आतंकवादी भेजने की कोशिश करेगा तो फिर भारत इसका जवाब देगा। फिर इस बार वो जैसे भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला, जनरल द्विवेदी ने, कि ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो ये सच्चाई है, अभी पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो शांति चाहता है या फिर वो युद्ध चाहता है। मैं अभी भी यही कहूंगा
कि युद्ध दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है, हमें अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए। इसको मुझे लगता है कि पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसको बंद करें और अपने इकोनॉमी पे ध्यान दें। और भारत तो वैसे ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कोविड-19 से पहले भी था, कोविड-19 के बाद भी है, हमारी प्रोग्रेस चल रही है। हम नहीं चाहते युद्ध करें, हम नहीं चाहते कि हमारी इकोनॉमी पे कोई रुकावट आए। तो मैं यही कहूंगा आरजू कि दोनों देश में युद्ध ना हो तो अच्छी बात है, मगर ये सारा का सारा दामोदार पाकिस्तान पे है। अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोक देता है तो मुझे नहीं लगता कि भारत रिलेशन अच्छे नहीं करना चाहेगा। तो ये पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना है आरजू। लेकिन सर पाकिस्तान में लास्ट में आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान कई बार ये भारत के ऊपर इल्जाम लगा चुका है, ये एलिगेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से अक्सर चलती रहती है कि टीटीपी को भारत फंड कर रहा है, बल्कि यहाँ पे जो नाम रखे गए हैं सर अजीब अजीब से, वो फितनॉल ख्वारिज और फितनॉल हिंदुस्तान, तो वो भी इसलिए रखा गया कि कहते हैं कि जी हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर ये अटैक्स का जो हो रहे हैं उसमें। देखो पाकिस्तान को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। देखो ये सोचो आप कि कभी ना कभी अफगानिस्तान जब 15 का 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान आया था तो यहाँ पर घी के दिए जलाए गए थे पाकिस्तान में, और उस समय इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि दे हैव ब्रोकन द चेंज ऑफ स्लेवरी, और एक प्रकार उनको लगता था कि उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। मगर हमें पता था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में फॉल्ट लाइन्स है और ये दोस्ती ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि अफगानिस्तान ड्यूरल लाइन को नहीं मानता और जो पश्तून है दोनों तरफ वो अफगानिस्तान में ज्वाइन करना चाहते हैं और वो शरिया लॉ। तो ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन खराब हुए हैं। और क्योंकि अफगानिस्तान को जब वो अमेरिका के से लड़ रहे थे और बाकी जो कंट्रीज की फौज से लड़ रहे थे, तो उस समय तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी मदद की है। तो ऐसे में ये सॉफ्ट कॉर्नर तो है तालिबान का, हो सकता है उसकी बेसिस हो अफगानिस्तान में, मगर भारत से उसका क्या लेना देना। भारत के जो रिलेशन तालिबान से हो रहे हैं गवर्नमेंट से, वो वर्केबल रिलेशन है। हमने तो अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, हम नहीं इस चीज से सहमत हैं जो उनकी पॉलिसी है स्पेशली औरतों को लेके। तो ये सच्चाई है कि भारत का टीटीपी से कोई लेना देना नहीं है। भारत किसी आतंकवादी घटनाओं को उकसाता नहीं है। भारत का प्रिंसिपल है कि आतंकवाद जो है हर फॉर्म में एक प्रकार वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए टीटीपी पैदा भी पाकिस्तान ने किया, उनके मदरसा में पैदा हुआ, आज वो बहुत बड़े तूफान बन गया है या बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन गया है, वो पाकिस्तान की खुद की। हाँ, उसकी बेसिस अगर अफगानिस्तान में ये हो सकती हैं, और अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट उसने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया, हम इस पे कोई एक्शन नहीं देंगे, राइटिंग में नहीं देंगे, अगर ये प्रॉब्लम आपकी है आप रिजॉल्व करें। तो यह सच्चाई है। भारत की तरफ उंगली उठाना मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती है। भारत पाकिस्तान की तरह आतंकवाद को नहीं उकसाता और नहीं फैलाता और ना उसका साथ देता। तो पाकिस्तान को ये देखना चाहिए, पाकिस्तान ने जो गेम खेली थी आतंकवाद की, आज वही गेम उनको खा रही है। तो कह बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से हों, मुझे लगता है ये पाकिस्तान पे बिल्कुल सही बैठता है आरजू। लेकिन सर ये तो ये क्लेम करते रहे कि हम तो 20 साल अमेरिका का साथ दे रहे थे टेररिज्म को खत्म करने में, उस पे आप क्या कहेंगे? देखो ये सच्चाई है, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ था। आप देखें सोवियत यूनियन जब आया तो जो मुजाहिदीन बनाए वो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बनाए। उसके बाद उसका रिलेशनशिप पाकिस्तान का तालिबान के साथ अच्छा था। मगर जो 9/11 हुआ और बुश ने बोला आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, तो पाकिस्तान यू टर्न कर गया। पाकिस्तान तालिबान को छोड़ के अमेरिका के साथ आ गया और फिर अमेरिका के साथ रहा, क्योंकि वहां से डॉलर चाहिए थे, पैसा चाहिए था। मगर बीच बीच में पाकिस्तान तालिबान को भी मदद करता। तो पाकिस्तान का ये डबल चेहरा है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को झांकना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएटेड है। अगर आप देखें आतंकवाद वर्ल्ड के अंदर है, 100 टॉप टेररिस्ट हैं, उसमें 87 वो टेररिस्ट हैं वो या तो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं या पाकिस्तान की से रूट्स हैं। तो पाकिस्तान को ये बार बार समझ आना चाहिए,
अगर आपको आतंकवाद रोकना है तो आप उसकी जड़ें काटें। उसकी जड़ें हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक आतंकवाद की सेंचुरी बन गया, वहीं फाइनेंसिंग होती है। और अब ये G20 में ये बात आई है, ड्रग्स को एक पाकिस्तान का जो नेक्रो टेररिज्म है वो बढ़ता है, वाद है उसको फाइनेंस ड्रग पैडलर्स करते हैं, वो उनके आपस में मिले होते हैं। तो ये सच्चाई है कि आपको इनके सोर्स काटने पड़ेंगे, इसके जो सप्लाई चेन को काटना पड़ेगा, इसके जो फाइनेंसेज हैं टेररिज्म के उसको चोक करना पड़ेगा, तब कहीं ये रुक सकता। तो मैं यही कहूंगा पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि ये जो टीटीपी है ये किसी और की क्रिएशन नहीं, ये आपकी क्रिएशन है। आपके जो रिलेशन अफगानिस्तान से खराब हुए हैं वो आपकी खुद की वजह है। तो भारत से इसका कोई लेना देना नहीं। और भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बोला है कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को भारत में पुश करना बंद करें। भारत की कोई प्रॉब्लम, भारत रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। और ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, क्या वो आतंकवाद को छोड़ेगा? ये मुझे लगता है डाउट, क्योंकि भारत पाकिस्तान को ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, ये तो उनकी स्टेटेड पॉलिसी है इस देश की, तो वो गड़बड़ है। और क्योंकि उसको पता है कि वो कन्वेंशनल वार में तो भारत से कभी जीत नहीं सकता, तो इसलिए वो हाइब्रिड वारफेयर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये जो एक प्रकार से ब्लीड इंडिया विद 1000 कट की जो पॉलिसी है उसको अपनाता है। ये इसको रोकना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इसको रोकता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, तो मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। आरजू। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल इनको अपनी पॉलिसीज को देखना चाहिए। और ये भुट्टो साहब किसी जमाने में जो कहे गए ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो शायद हमें आज तक सुनना पड़ रहा है। तो आई विश के आगे जो हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं, कोई भी इस तरह का कोई इतना खराब, जिसे मैं कहूंगी कि इतना अजीब किस्म का स्टेटमेंट ना दें, ताकि आगे की जो जनरेशन है उन्हें ऐसे एम्बैरेसमेंट ना फेस करनी पड़े जो हमें करनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी। थैंक यू।